मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। यूनिवर्सिटी यात्रा के इस प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में जिसकी स्थापना का विचार उस समय आया जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तब एक महान मनीषी तपस्वी दूरदृष्टा के द्वारा ये सोचा गया कि ये आज़ादी के बाद भारत के युवाओं को क्या अंग्रेजों के शिक्षा दीक्षा में ही आगे बढ़ना होगा। इस कारण एक ऐसे भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें भारतीय संस्कृति के साथ साथ आधुनिक ज्ञान का भी परिचय कराया जाए। वो महान तपस्वी थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। इनके महान प्रयासों से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर रजवाड़ों के दान स्वरूप, जिसमें देश के कहा जाए तो हर कण कण का योगदान है, एक ऐसे योगदान से एक महान विश्वविद्यालय निर्मित किया जाता है, एक महान विश्वविद्यालय का स्वरूप गढ़ित किया जाता है, जिसके माध्यम से 1916 से लेकर आज 2024 तक कई विद्वानों ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। कई वैज्ञानिकों, कई तपस्वियों, कई राजनेताओं ने अपने अमूल्य योगदान से देश को कहीं से कहीं पहुंचाने का प्रयास किया। आज हम लोग उस विश्वविद्यालय के बारे में डिटेल रूप से चर्चा करेंगे, जानेंगे थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में, उसके बाद जानेंगे उसकी विशेषताओं के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस वीडियो में जानेंगे कि आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्यों पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा क्या खास बात है इस विश्वविद्यालय में जो कि देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर यूनिवर्सिटीज़ से इसको अलग बनाता है। इन सभी के बारे में डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ जानेंगे इसके कैंपस के बारे में, यहाँ कौन कौन सा कोर्स रहता है उसके बारे में, यहाँ इस बार 2024 में एडमिशन लेने के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में, उसके साथ ही साथ प्लेसमेंट्स के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल के बारे में, मतलब तमाम जानकारी BHU से संबंधित आपको इस वीडियो में मिलेगा। पहले मैं उसका कुछ झलक आपको दिखा दूं, इस भव्य और दिव्य यूनिवर्सिटी के कैंपस का कुछ झलक आपको दिखाते हैं। उसके बाद आगे की बात हम आपके साथ करेंगे। यह है सिंह द्वार, जिसको BHU का मेन गेट भी कहा जाता है। सामने इसके संस्थापक परम पूज्य मालवीय जी का ये देव स्वरूप मूर्ति सामने खड़ा है। इसके बाद अगर हम आपको दिखाएं तो यह है शिखर, मतलब कहा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर वाला शिव मंदिर, जो कि इस विश्वविद्यालय के केंद्र में स्थित है। ये दिव्य मंदिर, ये मेन गेट से आगे दिखने वाला माँ सरस्वती की प्रतिमा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और इस मंदिर का ये रात्रि का स्वरूप। और अगर हम सबसे खास बात करें तो इस विश्वविद्यालय का ये सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी पुस्तकालय, और इसके साथ ही साथ BHU के एक हॉस्टल्स की तस्वीर है। ऐसे कई हॉस्टल्स हैं। ये कुछ आपको इसलिए हम शुरुआत में दिखा दिए जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाए ये दोनों बिल्डिंग्स को देखते हुए कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं वो किस रूप से बना हुआ है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, और जो ये राजमहल की तरह दिख रहा है वो क्या आपके सपनों का राजा बना पाएगा, क्या आपके सपने को उस उड़ान तक ले जा पाएगा कि नहीं ले जा पाएगा, इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा झलक आपको हम एक दिखा दिए। अब जरा सा आइए BHU के बारे में थोड़ा सा बताएं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 1916 को रखी गई थी तात्कालिक भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। इसके स्थापना के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। यह संकल्प सबसे पहले पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार में 1904 ईस्वी में आता है कि भारत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जहां भारतीय संस्कृति के साथ साथ आधुनिक ज्ञान का सम्मिश्रण हो। उस यूनिवर्सिटी की प्रस्तावना को सबसे पहले वो काशी नरेश के एक सभा में रखते हैं, उसके बाद 1905 के कांग्रेस की सभा में रखते हैं, और तात्कालिक घटनाओं से बढ़ते हुए 1911 ईस्वी में यहाँ एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की प्रस्तावना सरकार के पास भी दी जाती है कि हम बनारस में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाह रहे हैं। सरकार उस समय ब्रिटिश सरकार थी, आपको पता होना चाहिए, और आपको ही पता है कि ब्रिटिश सरकार भारत के लिए क्या सोचती होगी। लेकिन महामना के संकल्प, भारत के राजे रजवाड़ों का सहयोग और उसके साथ ही साथ राजनेताओं से सहित हर एक गरीब से लेके अमीर व्यक्ति की इस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति आस्था ने सरकार को भी इस बात को मानने से मजबूर कर दिया कि हाँ, यहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना की इजाज़त दी जाए। आखिर में बहुत लंबे संघर्ष के बाद, जिसमें दरभंगा नरेश, श्रीमती एनी बेसेंट,
पंडित मदन मोहन मालवीय, सर सुंदरलाल जैसे महान व्यक्तित्वों के सहयोग से 1916 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना दान स्वरूप होती है। यह कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है जो किसी सरकार के सहायता से बन गया या फिर किसी एक व्यक्ति के सहयोग से बन गया या फिर कोई जमींदार अपने पैसा दे दिया और वहां पे बन गया। यह विश्वविद्यालय मैं आपको बताऊं, जब इसके चंदा लेने की शुरुआत की गई थी तो सबसे पहला जो चंदा इस विश्वविद्यालय के लिए मिला था, दान जो मिला था, एक गरीब वृद्ध महिला के द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय की झोली में 1 पैसा का दान आया था और उस 1 पैसा से कम 1 करोड़ रुपया हो गया। पूरे देश के सहयोग से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और कहा जाता है कि यह महामना का तपोस्थली है। यह कोई विश्वविद्यालय नहीं है, एक तपोवन है। तपोवन एक अर्थ में यह कहें कि जहां अगर कोई व्यक्ति साधु बनने की इच्छा से आता है, विद्वान बनने की इच्छा से आता है तो विद्वान बन के निकलता है, लेकिन अगर उसके मन में खोट है तब तो फिर उसका कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन यह तपोस्थली में इतना ताकत है कि एक बार जो इस विश्वविद्यालय में अपनी कदम रख देता है वो फिर कभी वापस नहीं आता, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। यह इसकी सिद्धि है, यह इसकी ताकत है, यह इसकी समृद्धि भी है। इस विश्वविद्यालय के बारे में बनाया तो गया था 1916 में, लेकिन डेवलप होते होते 1920-21 में बिरला हॉस्टल्स, कई सारा फैकल्टीज का निर्माण होता है और धीरे धीरे विश्वविद्यालय अपनी प्रगति के पथ पे आगे बढ़ जाता है और तात्कालिक समय में एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसमें लगभग 30,000 से 35,000 बच्चे लोग हमेशा इस कैंपस के अंदर रहते हैं। Only university in the world where courses ranking from nursery and primary school up to doctoral and postdoctoral degree and taught and pursued within a world campus spread over 550 हेक्टेयर या फिर 1360 एकड़। अभी इसका कैंपस लगभग 1360 एकड़ में है, जहां नर्सरी से लेके, शायद एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहां नर्सरी प्राइमरी से लेके पोस्ट डॉक्टरल, आप लोग जानते होंगे कि नर्सरी हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, 12th के बाद ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी हो गया। कई बच्चे जानते होंगे सबसे बड़ा डिग्री पीएचडी है, लेकिन यहां उससे भी आगे पोस्ट डॉक्टरल पीडीएफ तक की डिग्री प्रोवाइड कराई जाती है। तो प्राइमरी से लेकर पीडीएफ तक की डिग्री इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोवाइड कराई जाती है, जहाँ पे कई तरह का फैकल्टीज, कई तरह के पूरे देश में जितने कोर्स चलते हैं लगभग सारे कोर्स इस कैंपस के द्वारा चलाए जाते हैं और इसमें लगभग 72 हॉस्टल्स और 11,000 इनमेट्स इसमें रहते हैं। यह यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा परिचय था काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये तो इसका इतिहास और छोटा सा परिचय रहा, लेकिन अब बात करते हैं कि अब यूनिवर्सिटी में इतना तो सब कुछ बता दिए, तो यहाँ दाखिला होगा, एडमिशन होगा, उसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो आपको मैं बता दूं, जो CUET, जो बच्चे CUET 2024 दिए हैं या फिर CUET का एग्ज़ाम दिए हैं, उस एग्ज़ाम के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। जब आंसर किया आता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आप इस विश्वविद्यालय के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद कट ऑफ आता है, कट ऑफ के द्वारा आपका एडमिशन लिया जाता है। तो NEP 2020 के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस बार 2024-25 सेशन के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया है, जिसमें जो पहले जो पद्धति थी ग्रेजुएशन की, उसमें थोड़ी सी बदलाव की गई है। बदलाव यह है कि अब आपका जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो अब 3 सालों के बजाय 4 सालों का हो गया है। 4 सालों में 2 तरह का कोर्स इसमें है, एक है BA ऑनर्स और दूसरा है BA ऑनर्स विथ रिसर्च। ये 2 प्रकार का कोर्स यहाँ पे इस बार BHU आपके UG प्रोग्राम के लिए प्रेफर कर रहा है, दे रहा है। सर इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें छोटा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए। BA ऑनर्स तो अगर आपका BHU में एडमिशन हो गया, आप सारे सेमेस्टर में पास कर जाते हैं, तो आपको BA ऑनर्स का डिग्री तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ BA ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री चाहिए। तो उसके लिए BHU ने क्राइटेरिया रखा है कि ओनली 10% ऑफ स्टूडेंट विद अ CGPA ऑफ 7.5 एंड अबव विल बी परमिटेड टू सेलेक्ट UG ऑनर्स विथ रिसर्च बेस्ड
ऑन मेरिट, मतलब आपको पूरे सेमेस्टर में 7.5 CGPA से ज़्यादा और टॉप 10% बच्चे को BA ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री दिया जाएगा। तो NEP 2020 के द्वारा ये नया बदलाव BHU में किया गया है। लेकिन इस बात के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब हमने कहा कि हाँ BHU में UG का कोर्स 4 साल का हो गया है, तो सारे कोर्स के लिए लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे स्पेशल कोर्स है जैसे BA LLB, वो अभी भी 5 साल का कोर्स ही बना रहेगा। और जो राजीव गांधी साउथ कैंपस में चलने वाला वोकेशनल कोर्स है वो भी लगभग 3 साल 6 सेमेस्टर का ही रहने वाला है। लेकिन और बाकी सभी जो कोर्सेस हैं वो सारे कोर्सेस अब 4 साल की, UG के सारे कोर्सेस कितने साल के हो चुके हैं? 4 साल के हो चुके हैं NEP 2020 के माध्यम से, उसके द्वारा लागू करने के बाद। अब जरा सा बात करते हैं कि सर क्या BHU जो है 11,500 एकड़ में जो बोले, क्या केवल वही एक कैंपस है, बाकी उसका कुछ और नहीं है? तो नहीं, BHU में 2 तरह की यहां पे पढ़ाई का सिस्टम है। एक है मेन कैंपस और दूसरा है एफिलिएटेड कॉलेज। मेन कैंपस में भी मुख्य रूप से 3 बातें। सबसे पहला कि जो मेन कैंपस आपका BHU में है, जो बनारस में है, जो कि आपको हम बताएं उसका एरिया और जिसके बारे में भी चर्चाएं की गई थी, वो मेन कैंपस है। इसके साथ ही साथ इस मेन कैंपस का एक और पार्ट है MMB, महिला महाविद्यालय। ये मेन कैंपस का ही पार्ट है, लेकिन एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन यहाँ ये लगा दिया गया कि इसमें केवल और केवल लड़कियां छात्राएं ही पढ़ सकती हैं। और इसका मेन कैंपस का एक और पार्ट, एक और जो इसका कैंपस है वो है राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि बरकच्छा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है, BHU से बनारस से कुछ दूरी पे, उसका एक अलग कैंपस है। अब इन जो तीनों कैंपस है मेन कैंपस का, उसमें हम बात करते हैं तो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस जो बनारस में है उसमें सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं, जितने कोर्सेस है सभी मेन कैंपस में है। MMB में BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल और उसके साथ BSc ऑनर्स मैथ एंड बायो, ये 2 कोर्सेस हैं जो कि MMB में है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात कर दें RGSC में, तो RGSC में बेसिकली 3 कोर्सेस हैं, विवो वोकेशनल कोर्सेस, BCom ऑनर्स और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। ये 3 कोर्स RGSC में राजीव गांधी साउथ कैंपस में है। ये तीनों मेन कैंपस के ही पार्ट के रूप में आते हैं। ठीक बात। अब जरा सा बात कर लेते हैं इस मेन कैंपस से संबंधित एफिलिएटेड कॉलेज का। एफिलिएटेड कॉलेज क्या होता है? एफिलिएटेड कॉलेज होता है कि अगर आप वहां पे एडमिशन लेते हैं तो डिग्री तो आपको BHU का मिलेगा, डिग्री में कहीं एफिलिएटेड कॉलेज के किसी कॉलेज का जिक्र नहीं होगा, लेकिन जो आपका पढ़ाई लिखाई होगा वो सभी उसी कॉलेज में होने वाला है, जो कि मेन कैंपस से बाहर है, बनारस में ही है लेकिन मेन कैंपस से बाहर है। जिसमें अगर हम पहले बात करें तो VCW बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, यहाँ पे 2 कोर्सेस बेसिकली BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल और BCom ऑनर्स है, मेनली ये कोर्सेस हैं। उसके बाद VKM बसंत कन्या महाविद्यालय, जहां BA ऑनर्स आर्ट्स और सोशल की पढ़ाई होती है। आर्य महिला PG कॉलेज, जहां BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल और BCom ऑनर्स। ये जो तीनों एफिलिएटेड कॉलेज हैं जिसकी मान्यता BHU देता है, जिसका डिग्री BHU देता है, लेकिन ये तीनों जो है वो है ओनली फॉर गर्ल्स, केवल और केवल छात्राओं के लिए। छात्रों का हक यहाँ पे भी मार दिया गया है। क्या करोगे? अभी समय यही है। उसके बाद एक और BHU से रिलेटेड कॉलेज है जिसका नाम है DAV PG कॉलेज। यहाँ पे चलता है BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल और BCom ऑनर्स। ये BHU से रिलेटेड एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस की बातें थी, जहां पे मेनली ये सभी कोर्सेज चलते हैं, जहां पे आपका एडमिशन होने वाला है। ये सारी बात हम UG के लिए कर रहे हैं क्योंकि आप UG के बच्चे बेसिकली देख रहे होंगे तो उनके लिए है, बाकी जिनको जानकारी चाहिए उनके लिए भी ये बात है। अब जरा सा बात कर लेते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स चल रहा है। इतने बड़ा यूनिवर्सिटी है, इतना सब कुछ ब्रॉड रूप से बताया गया, तो कोर्सेज की भी संख्या होगी। तो जो मेन बात है, जो मेन कोर्स है, पहले हम उसकी चर्चा आपके साथ कर देते हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेरी आते रहता है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चों में आपाधापी मची रहती है। पहला कोर्स हम बात करें यहाँ पे एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। अपनी जो फैकल्टी है वो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, जहां पे BA ऑनर्स आर्ट्स और बैचलर ऑफ वोकेशन ये कोर्सेस है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, सोशल साइंसेस में BA ऑनर्स सोशल साइंसेस की पढ़ाई होती है, उसकी डिग्री दी जाती है।
इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बीएससी ऑनर्स मैथ और बीएससी ऑनर्स बायो के लिए पढ़ाई होता है, बच्चे इसके लिए यहाँ एडमिशन लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स यहाँ पे आता है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स एफएमएम फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का कोर्स यहाँ पे आता है। अगला फैकल्टी जो हमारा है फैकल्टी ऑफ लॉ, बीए एलएलबी ऑनर्स का। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दिया कि बाकी सभी कोर्सेज 4 सालों के लिए, लेकिन जो बीए एलएलबी का कोर्स है वो 5 साल का कोर्स है, मतलब 10 सेमेस्टर का यहाँ पे ये कोर्स है। फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, इसमें शास्त्रीय ऑनर्स दिया जाता है। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, जहाँ पे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री दी जाती है। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इन वोकल म्यूजिक, इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और इन डांस, इसकी डिग्री दी जाती है। मेनली ये कोर्सेस हैं जिसके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई करते हैं और सबसे ज़्यादा इसके लिए एडमिशन में आपाधापी मची रहती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कोर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसमें डिग्रियां दी जाती हैं। उनके बारे में जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो कि नीचे दिया गया है, आप उसमें जाके सर्च करेंगे तो आपको जितने तमाम कोर्सेस बीएचयू के द्वारा चलाए जा रहे हैं सबके बारे में डिटेल जानकारी वहाँ पे दी गई है। ये तो बात हुई फैकल्टी का, फैकल्टी में कौन कौन सा कोर्स चल रहा है उसका। अब जरा सा बात कर लिया जाए कि सर यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो किस बेस्ड पे होता है या फिर किस तरीके से होता है। तो मैं आपको बता दूं, अलग अलग फैकल्टी में अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग सीट्स हैं, किसी में कुछ सीट है किसी में कुछ सीट है। वहाँ पे उन सीट्स पे 2 तरह से एडमिशन होता है, एक होता है रेगुलर सीट और दूसरा होता है पेड सीट। रेगुलर सीट बहुत सिंपल सी बात है, आप एग्जामिनेशन देते हैं, आपका आंसर की आता है, आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आप बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ से कट ऑफ आएगा, कट ऑफ के थ्रू आपका एडमिशन होगा। रेगुलर पे यहाँ पे एडमिशन आमतौर पे जिस प्रकार से जो पद्धति चलती आ रही है उस पद्धति से आपका रेगुलर सीट पे एडमिशन होता है। एक होता है पेड सीट, और इसके बारे में सबसे ज्यादा धारणा ये बनी हुई है कि सर ज्यादा पैसा देने के बाद हमारा एडमिशन फिक्स हो जाएगा। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए पहले। पेड सीट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ज्यादा पैसा बीएचयू को देंगे तो बीएचयू आपका एडमिशन ले लेगा, ऐसा कतई नहीं है। है क्या पेड सीट? तो ये बेसिकली बाबू ऐसा चीज है कि अगर किसी कोर्स में बाय द वे मान के चलिए कि 100 सीट है, तो बीएचयू ऐसा करता है कि 15% सीट इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। एक्स्ट्रा ऐड करने से क्या हुआ कि अब यहाँ पे टोटल 115 सीट हो गए। तो ये जो 15% सीट एक्स्ट्रा ऐड करता है, इसके थ्रू ये पेड सीट के थ्रू एडमिशन लेता है। और ये भी नहीं है कि पेड सीट के थ्रू एडमिशन ले रहा है तो जितना मन उतना पैसा के थ्रू ले रहा है। जैसे बाय द वे 100 सीट है, आप बाय द वे मान के चलिए कि 150 नंबर पे 100 के 100 सीट भर चुके हैं, ठीक। अब जिनका 149, 148 है, वो सब बच्चे इन 15% सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 150 पे कट ऑफ बंद हो गया, आप -5 नंबर लाए हैं और सोच रहे हैं कि बीएचयू को 1 लाख रुपया देंगे और हमारा यहाँ एडमिशन हो जाए, तो ऐसा नहीं है। कट ऑफ यहाँ तक गिर गया तो अलग बात है, आपका किस्मत कि कट ऑफ 150 से आपका -5 पे आ जाए, लेकिन यह भी एडमिशन होता है तो कट ऑफ के थ्रू ही होता है। 150 से नीचे 149 वाले, 148 वाले, इस प्रकार से देखते हुए यहाँ पे एडमिशन इस पेड सीट पे होता है। अब जहां से बात समझिएगा कि किसी किसी कोर्स में पेड सीट का जो फी है वो कम है, कम इन द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट में बात करें तो किसी सीट के लिए 10,000 का फी है कि हाँ ये रेगुलर कोर्स से अलग आपको इसका पेड फी जमा करना होता है। जैसे आपका कहीं एडमिशन होता है किसी कोर्स में, बाय द वे मान के चलिए बीए में आपका एडमिशन हुआ, आपका रेगुलर फी है 2,000 रुपया, ठीक। वहाँ पे आप पेड सीट के थ्रू आपका एडमिशन हो पाया क्योंकि आप रेगुलर सीट वाले कट ऑफ में नहीं आ रहे थे, तो आपको अगर 10,000 पेड सीट का दाम है तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा देना होगा। तो यहाँ पर तो क्या होता है, बच्चों में कंपटीशन हो जाता है। किसी किसी कोर्स में पेड सीट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे साइंस में लगभग 40,000 या फिर 44,000 के आसपास है।
तो इतना सब लोग इफर्ट करने में नहीं वो सक्षम हो पाते हैं। तो साइंस में क्या होता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा पेड सीट में गिरने की संभावनाएं होती हैं कि हाँ पेड सीट वाले में लोग बहुत ज़्यादा नहीं अमाउंट पे करना चाहते हैं, तो हाँ कहीं और एडमिशन ले लेते हैं या फिर कुछ और पद्धति देखते हैं। तो इस कारण बीएससी वाले में कोर्सेज में या फिर कुछ स्पेशल कोर्सेज में जो पेड सीट का कट ऑफ है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। लेकिन रेगुलर सीट या फिर अगर हम बात करें कि जिसमें कम फी है उसमें बहुत ज़्यादा गिरने की संभावनाएं नहीं होती हैं। अगर आमतौर पर 150 पे कट ऑफ बंद हुआ है तो 130 होते होते पेड सीट फुल हो जाता है, आमतौर पे हम कह रहे हैं। बाकी आपका लक, बाकी आपका जैसा काउंसलिंग प्रोसेस, जिस प्रकार से बच्चे अप्लाई करेंगे उस प्रकार से ये बातें होती हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कि दो तरह के सीट पे बीएचयू में एडमिशन होता है, एक रेगुलर सीट पे और दूसरा पेड सीट पे। अब जरा सा इससे आगे की बात कर लेते हैं जो कि बीएचयू के प्रोस्पेक्टस के द्वारा, और आपकी जानकारी के लिए बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको हम बता देते हैं कि जैसे आप बीएचयू से बीए ऑनर्स आर्ट्स करना चाह रहे हैं तो जितने जो कैंपस है, मेन कैंपस, एमएमवी, एएमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, डीएवी, इन सब में कितने कितने सीट हैं उन सब की जानकारी आपके सामने यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। जैसे बीए ऑनर्स आर्ट्स में मेन कैंपस में 612 सीट है, एमएमवी 270, एएमपीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज में 383, वीकेएम में 298, वीसीडब्ल्यू में 412। और आपको एक बात और बता दें कि ये जो सभी सीट्स हैं, ये सभी सीट्स किसके लिए हैं? ओनली फॉर गर्ल्स हैं। मतलब अगर आप एक छात्रा हैं, आप यहाँ के अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए बीएचयू में पढ़ने की संभावनाओं के द्वार अपार खुले हुए हैं। लेकिन वही छात्र हैं तो बेचारे 6, 3, 921 सीट पे फाइट करेंगे। वहीं अगर लड़कियां हैं और केवल लड़कियां यहाँ एडमिशन 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11, लगभग 1200 सीट केवल लड़कियों के लिए है। और 612 और 309, ये जो 921 सीट की बात कर रहे हैं, आप ये मत सोच लीजिएगा कि ये 921 सीट केवल लड़कों के लिए है। इसमें लड़कियां भी फाइट करती हैं, इसमें छात्राएं भी आ सकती हैं, ठीक, लेकिन यहां पे आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो ये आपकी एक विडंबना है। लेकिन हाँ बीएचयू का भी यही नियम है कि यहाँ पे लड़कियों के लिए सीट है। अब जहां से रेगुलर फी की बात कर लें तो बाबू मेन कैंपस और एमएमवी, ये दोनों आपको बताएं मेन कैंपस का पार्ट है एफएमसी और एमएमवी। यहां पे जो रेगुलर फी है 2300 रुपया है। वहीं आपका एडमिशन अगर पेड सीट के थ्रू होता है तो पेड सीट का अमाउंट 12,000 है बीए ऑनर्स आर्ट्स के लिए। वहीं लगभग अगर हम बात कर दें एफिलिएटेड कॉलेज का, एमएमपीजी, एएमपीजी, बीएकेएम, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, डीएवी, तो यहाँ पे लगभग 11,000 रुपया एनुअल। ये जितना फी आपके सामने हम बताएंगे वो सभी सालाना फी है, सेमेस्टर वाइज मत सोच लीजिएगा। लगभग 11,000 सालाना रेगुलर फी। और अगर आप पेड सीट के थ्रू एडमिशन है, अगर आपका वहाँ एफिलिएटेड कॉलेज में भी होता है तो 10,000 आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, एक्स्ट्रा देना होगा एनुअली। वहीं बात कर ले फैकल्टी बीए ऑनर सोशल साइंस में तो मेन कैंपस में लगभग 450 सीट, एमएमवी में 185, एमपीजी 383, वीकेएम 274, वीसीडब्ल्यू 210, डीएवी 326 सीट। और यहाँ पे रेगुलर फी 2300 अप्रॉक्स, लगभग सेम 10,000 और 12,000। उसी प्रकार से सभी का बीए ऑनर्स मैथ, एफएमसी, एमएमवी, बीए ऑनर्स बायोलॉजी, जहाँ जहाँ जो कोर्सेस हैं उन सभी कोर्सेस, उसके साथ ही साथ वहाँ कितने सीट्स हैं ये सब, और उसके साथ ही साथ उसका कितना फी है। रेगुलर फी आप देख रहे हैं कि बीएससी कोर्सेज में जो रेगुलर फी है बीए कोर्सेज से ज्यादा है। और बीएससी का जो पेड सीट का फी है, अभी मैं बता रहा था, 44,000 रुपया है। इस कारण बीएससी ऑनर्स मैथ या फिर बीएससी ऑनर्स बायो में जो पेड सीट है वो थोड़ा सा लो कटअप पे भी प्राप्त आपको हो सकता है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ये आपका स्पेशल कोर्सेज में बीएचयू में आता है क्योंकि इसका फी थोड़ा सा हाई बाकी सभी फी से रहता है। आप देखेंगे एफएमसी के लिए 10,000 है। आरजीएससी से अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो वहां पे 60,000 एनुअली फी है, 20,000 उसका पेड सीट का फी है। तो ये कुछ, उसके बाद बीएससी के बाद बीकॉम में भी जिस प्रकार से आपका फैकल्टी है, जहां जहां आपके सीट्स हैं उसके बारे में फी, और उसका जो पेड सीट का फी है लगभग 25,000 रुपया फी है। ये हुआ मेन कोर्सेज कहाँ कहाँ चलते हैं, उसका फी स्ट्रक्चर और पेड सीट का स्ट्रक्चर। अब जरा सा जानेंगे कि आप जो सीयूईटी दे दिए हैं तो जो एडमिशन आपका बीएचयू में होने वाला है वो एडमिशन किसके थ्रू होगा। मतलब आप जो बहुत सारा दिए होंगे, जनरल टेस्ट दिए होंगे, डोमेन दिए होंगे, लैंग्वेज दिए होंगे, कई तरह का पेपर दिए होंगे, तो बीएचयू में कैसे एडमिशन होगा। तो बीएचयू में अगर आप बीए आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप
आपके एग्जामिनेशन पेपर में लैंग्वेज टेस्ट का 50% मार्क्स एकदम दिमाग में रखिएगा, और जनरल टेस्ट का फुल मार्क्स जितना आप गेन करते हैं इसके थ्रू आपका कट ऑफ यहां तैयार किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि बीएचयू में जितना भी लैंग्वेज, जिस कोर्स में भी लैंग्वेज को बाबू ऐड किया जा रहा है, वो सभी जगह लैंग्वेज का केवल 50% मार्क्स ही ऐड किया जाएगा। ठीक, इसको दिमाग में रखिएगा। कोई बच्चे क्या करते हैं कि अभी लैंग्वेज में सर हम 200 नंबर ला रहे हैं, 200 का 200 मेरा नहीं ऐड हो रहा है। नहीं ऐड होगा। आप जितना फुल मार्क्स गेन कर रहे हैं उस फुल मार्क्स का 50% ही बीएचयू ऐड करेगा लैंग्वेज में। इस बात का ध्यान रखिएगा। सोशल साइंस में तो ही लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। मैथमेटिक्स ग्रुप से आप बीएससी करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का मार्क्स ऐड किया जाएगा। बायोलॉजी ग्रुप से आप बीएससी करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ऐड किया जाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बना हुआ आपको पहले ही बताया जा चुका है। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर एग्रीकल्चर, बायो केमिस्ट्री, ये सब बीटेक इन डेटा टेक्नोलॉजी और बाकी सभी जितने कोर्सेस हैं उन सभी कोर्सेस के क्राइटेरिया का विशेष जानकारी, डिटेल जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है। आप वहां से भी जाके देख सकते हैं कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसका मेरिट कैसे तैयार किया जाएगा। तो ये सभी डिटेल रूप से आपके सामने हम यहाँ पे लिख भी चुके हैं। अब जरा सा जानिए कि सर बीएचयू में एडमिशन हमारा हो जाएगा तो फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी। यहाँ पे फैसिलिटीज तो सबसे पहले तो एक बात बता दें कि बीएचयू अपने छात्रों को हॉस्टल प्रोवाइड करता है, लेकिन सभी को नहीं। आपका एडमिशन हो जाएगा और अगर आप टॉप रैंकर्स रहेंगे, जैसे जितने सीट्स हैं उस हिसाब से आपका बीएचयू के हॉस्टल्स में आपका एडमिशन, बीएचयू के हॉस्टल आपको मिल सकता है। बीएचयू का जो हॉस्टल सुविधा है, छात्रावास सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। कुछ जैसे आपको हम अभी ही नाम बता दें, आप बाद में जब कैंपस आएंगे तब तो आपको यहाँ की हरियाली देखने के बाद कभी छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन बीएचयू के बॉयज हॉस्टल के बारे में आपको बता दें, जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर में आप एडमिशन लेंगे तो बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल, यहाँ पे राधा कृष्णन हॉस्टल, और जिसका फी भी आपके सामने लिखा हुआ है लगभग 5000 रुपया के अराउंड सबका फी होता है। ठीक, उसके बाद अगर आप आर्ट्स में लगते हैं तो आर्ट्स के लिए देश का नामी गिरामी बिरला छात्रावास आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। बिरला हॉस्टल ABC 3 हॉस्टल्स हैं, जहां पे एक हॉस्टल में यूजी के स्टूडेंट्स को, दूसरे में पीजी के स्टूडेंट्स को और एक में पीएचडी या फिर उससे ऊपर के स्टूडेंट्स को रखा जाता है। यह समय समय पे बदलाव भी किया जाता है, प्रशासन के द्वारा बदला भी जा सकता है। अगर हम बात कर लें कॉमर्स का तो गुरुटू छात्रावास कॉमर्स के लिए है। वही हाँ, बिरला के साथ लाल बहादुर शास्त्री वाले भी छूट गए। वो कहेंगे कि सर हमको कहाँ छोड़ दिए। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल भी आर्ट्स के लिए है। कॉमर्स वालों के लिए गुरुटी छात्रावास, एजुकेशन वालों के लिए कमच्छा में 2 हॉस्टल, एबी हॉस्टल, एनी बेसेंट हॉस्टल बना हुआ है, आरपी हॉस्टल्स बना हुआ है। उसके बाद आईएमएस वालों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं बहुत सारे। मेडिकल वालों के लिए ला की बात कर ले तो भीमराव अंबेडकर हॉस्टल, भगवान दास छात्रावास और चाणक्य छात्रावास यहाँ पे है। उसके बाद मैनेजमेंट वालों के लिए मैनेजमेंट हॉस्टल है। मल्टी फैकल्टी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बना दिया है। अगर हम बात कर दें सोशल साइंस के विद्यार्थियों के लिए तो सोशल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास, मुना देवी छात्रावास, पंडित ब्रिजनाथ छात्रावास, ये सब सोशल साइंस के विद्यार्थियों के लिए है। राजा राम मोहन छात्रावास। लेकिन अगर बात कर दें यूजी वालों के लिए तो अभी तक 2023 तक हम बात करें, जब तक एडमिशन हुआ है, यूजी वालों के लिए अगर सोशल साइंस में मुना देवी छात्रावास, एएनडी हॉस्टल्स दिए जाते हैं। पीजी वालों के लिए राजा राम हॉस्टल और पीएचडी वालों के लिए ब्रिजनाथ हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। ये अभी तक रूल है, हो सके बदल भी दे प्रशासन, अलग चीज है, लेकिन सोशल साइंस के लिए इतना हॉस्टल उपलब्ध है। साइंस के लिए बात कर ले तो भाभा छात्रावास, ब्रोचा हॉस्टल, सीपी अय्यर हॉस्टल, डालमिया हॉस्टल। अगर हम बात कर दे यूजी स्टूडेंट मतलब बीएससी वालों के लिए तो बीएससी वालों के लिए ब्रोचा हॉस्टल अभी आपका खुला हुआ है, खुला दरबार है इनका। और ये सब सभी हॉस्टल्स में मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएचयू के एक बार हॉस्टल में रह लिए तो आपको इतना तो हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि जब आप यहाँ से छोड़ के जाएंगे हॉस्टल को तो एक बार आपकी आंखों में आंसू जरूर आएगा, क्योंकि इतनी सुविधाएं, चाहे मेस फैकल्टी हो, बिजली का सुविधा हो, पानी का सुविधा हो, खेलने का ग्राउंड हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, वातावरण हो, ये सब सबका कहना ही क्या है। लेकिन ये सब उनके लिए है जो यहाँ पढ़ने के लिए आने वाले हैं। बाकी जिनका लक्ष्य कुछ और है उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल भी इतने लगभग
लगभग बात करें 32 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं बीएचयू में। अलग अलग फैकल्टीज के लिए अलग अलग नाम है। एक त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स है, एक त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स में कई सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं। उसके बाद गंगा, गोदावरी, गोमती, कावेरी, सरस्वती, यमुना, सभी में छात्राएं रहती हैं। इन सब सभी हॉस्टल जैसे आर्ट्स के लिए हैं भारतेंदु हरिचंद, आईएमएस के लिए अलग हॉस्टल, मेन फैकल्टी एमएमबी में अलग हॉस्टल से जिनका एडमिशन एमएमबी में हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली उनको हॉस्टल मिल जाता है अगर वो कुछ ठीक ठाक रैंक से उनका एडमिशन हो गया है तो। उनके लिए सुकन्या हो गया, ज्योति कुंज, कृति कुंज, कुंदन देवी, पोंगू हॉस्टल, बहुत सारा ऐसा हॉस्टल्स हैं जिसके बारे में आप आएंगे तो आपको और डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात कि सर एग्जाम दे लिए, आप पूरा कथा कहानी बता दिए बीएचयू का, इतना गुणगान तो कर लिए, क्या हमारा एडमिशन होगा इस बार? तो हम लोगों ने अपने अनुभव के आधार पे या फिर आंकड़ों को देखते हुए कट ऑफ बनाया है कि 2024-25 में आपका एडमिशन इस कट ऑफ पे हो सकता है, जिसके बारे में डिटेल वीडियो जा भी चुकी है, आप देख भी सकते हैं वैभव सर का वीडियो। और एक बार फिर से बता दें, अगर हम थोड़ा सा जनरल के बारे में बात करें तो बीए ऑनर्स आर्ट्स 2024 के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी के बच्चों को अगर मेन कैंपस में एडमिशन लेता है तो लगभग 225-30 के आसपास का मार्क्स होना चाहिए। एमएमवी के लिए 210-15, वीसीडब्ल्यू 165-70, वीकेएम 160-65, एएमपीजी 155 से 165 और डीएवी के लिए 205-10 का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। ऐसा उम्मीद है कि अगर आप इससे ऊपर के मार्क्स ला रहे हैं तो आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए मान के चलिए लगभग 10 नंबर का डिफरेंस है। ओबीसी के लिए बात करें लगभग वही ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कट ऑफ लगभग सेम सब जगह चलता है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 160-170 मेन कैंपस के लिए, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 130-140 के आसपास का कट ऑफ मेन कैंपस के लिए जाता है बीए ऑनर्स आर्ट्स में। वही अगर सोशल साइंस की बात कर लें तो मेन कैंपस के लिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 240 से 45 कि अगर आप अपर मार्क्स में हैं तो आप अपने आप को मान सकते हैं कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 228 से 235, ओबीसी 230-35, एससी के लिए 180-185, एसटी के लिए 165-170। ये सोशल साइंस का था। अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं तो बीकॉम ऑनर्स में जनरल कैटेगरी के लिए 450 से 455। ये सब बात मैं मेन कैंपस के लिए कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए 425 से 430, ओबीसी के लिए 405 से 410, एससी कैटेगरी के लिए 335 से 340, एसटी के लिए 185 से 190। वही अगर हम बीएससी ऑनर्स मैथ की बात कर लें तो मेन कैंपस में 345 से 350 जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 नंबर कम मान के चलिए। ओबीसी के लिए 330 से 340, एससी के लिए 200 से 250 के आसपास और एसटी के लिए 190 से 200। बायोलॉजी के लिए बात कर लें तो बायो में कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है जनरल कैटेगरी का, 390 से 395, ईडब्ल्यूएस 380 से 385, ओबीसी के लिए 370 से 375, एससी के लिए 300 से 305 और एसटी के लिए 240 से 250। अगर हम बीए एलएलबी की बात कर रहे हैं जो कि 5 साल का कोर्स है आपके पास, वहां जनरल कैटेगरी का जो मार्क्स होगा वो 460 से 465 के अराउंड जाएगा। ईडब्ल्यूएस 450 से 455 का कट ऑफ रहना चाहिए, इससे ऊपर वाले अपने आप को आप मान सकते हैं कि आपका एडमिशन यहां पे हो सकता है। ओबीसी 440 से 45, एससी 390 से 395 और एसटी 350 से 355। चूंकि ये जो बीएलएलबी है वो केवल और केवल मेन कैंपस में है तो इसके लिए केवल और केवल मेन कैंपस का कट ऑफ आपके लिए दिया गया है। अगर आप इस मार्क्स से अपर हैं तब तो अपने आप को मानिए कि आप बीएचयू आ रहे हैं, लेकिन इससे लोअर हैं तो फिर भी हताश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है यदा कदा लोअर मार्क्स पे भी एडमिशंस होते हैं, ऐसा हुआ है, कई बार भी हुआ है, तो इस बार की भी संभावनाएं रहेंगी, तो हताश होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा और बीएचयू के कुछ और फैसिलिटीज के बारे में आपको हम बता दें कि अगर आप बीएचयू मेन कैंपस के स्टूडेंट बनते हैं तो आपको बीएचयू के द्वारा हेल्थ फैसिलिटीज दी जाएगी। चूंकि आपको पता है कि पूर्वांचल की सांस रेखा कही जाने वाली सरसुंदर लाल अस्पताल बीएचयू के अंदर ही है, और अगर आप इसके मेन कैंपस के या फिर एमएमवी के आप छात्र या छात्रा बनते हैं तो आपको बीएचयू के द्वारा एक हेल्थ डायरी दिया जाएगा। इस हेल्थ डायरी में आप आगामी 3 वर्षों में जितने प्रकार के रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ, आपदा विपदा होगा, आप सबका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके हेल्थ कार्ड पे आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भाई बंधु, सखा संबंधी सब आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो केवल और केवल आपका हेल्थ कार्ड रहेगा। मतलब आप यहां पे आने के बाद बिंदास
खेल कूद मचा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और जो पुरानी चली आई बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, कुछ बीमारी को हटा के। क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको कुछ ऐसी बीमारियां भी लग सकती हैं जिसका इलाज दुनिया के किसी अस्पताल में नहीं है। उसका इलाज केवल तब है जब आपका कटेगा और तब आप रोएंगे, तो उसका इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं होता है, लेकिन आमतौर पे सभी बीमारी का इलाज यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दूसरी सुविधा बीएचयू के द्वारा दी जाती है अपने स्टूडेंट्स के लिए सेंट्रल और साइबर लाइब्रेरी की। इसके मध्य में स्थित शिव मंदिर के जस्ट सामने बीएचयू का सयाजी राव गायकवाड़ केंद्रीय ग्रंथालय पुस्तकालय है, जहां पे आपको पढ़ने का सुअवसर मिल सकता है। एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जहां पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा किताबें हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, पढ़ने के स्थान हैं, अच्छा सुविधा जाके वहां पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक साइबर लाइब्रेरी है जहां पे आपको एक कंप्यूटर टेबल दिया जाता है। आप वहां पे जाके फुल एसी, ये भी हम लिख देते हैं कि गर्मी के दिनों में आपको फुल एसी के आनंद के साथ साइबर लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। ये अभी वर्तमान समय में जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ये 24/7 है, आपको मतलब 24/7 कह सकते हैं कि 7 दिन लगभग 24 घंटा खुला रहता है, जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी सुविधा है। आप वहाँ पे किताब अपने पासबुक के थ्रू इशू करा सकते हैं, रूम पे लाके पढ़ सकते हैं, फिर 1 महीने 2 महीने के लिए आपको किताब दिया जाता है, फिर जाके लौटाएं, फिर री इशू हो। मतलब पढ़ने का भरपूर ध्यान बीएचयू में इसका दिया गया है। तीसरा सुविधा की अगर हम बात कर ले विशेष सुविधा की, तो एक यहाँ पे एनसीसी और एनएसएस की सुविधाएं भी यहाँ के छात्रों के लिए है। नेशनल कैडेट कॉर्प, मतलब आपको पता होगा अगर आप 26 जनवरी वगैरह का परेड देखते होंगे तो एक बटालियन एनसीसी का निकलता है। बीएचयू से ही बच्चे सेलेक्ट होकर उसमें जाते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों तरीके का एनसीसी होता है। बच्चे वहाँ पे जाके ज्वाइन करते हैं, उनको आर्मी का ट्रेनिंग यहीं से शुरू करा दिया जाता है। उसका ए लेवल का, बी लेवल का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। उसके साथ ही साथ एनएसएस का 1 ईयर 2 ईयर का डिग्री भी आपको प्राप्त होता है राष्ट्रीय सेवा संस्थान एनएसएस, जो कि दोनों सरकारी एजेंसियों के माध्यम से। उसके बाद जितने तरीके स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं सही बीएचयू में उपलब्ध है। एमपी थिएटर के माध्यम से आपको सब तरह का गेम उपलब्ध कराया गया है, सब कुछ आप यहाँ पे खेल कूद सकते हैं। इनके यूनिवर्सिटीज क्लब होते हैं, यूनिवर्सिटीज के माध्यम से आपको बाहर भी भेजा जा सकता है अगर आप कुछ खेलने में अच्छे रहे, और इस कारण स्पोर्ट कोटा का भी सीट बीएचयू के द्वारा दिया जाता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हर साल यहाँ पे हर फैकल्टी के द्वारा अपना एक कार्यक्रम रखा जाता है, जो कि सालाना कार्यक्रम होता है। और एक मेन कार्यक्रम बीएचयू में होता है स्पंदन, जिसमें ऑल फैकल्टीज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका सिंगिंग है, डांसिंग है, कई तरह का परफॉर्मेंस वहाँ पे जज किया जाता है। कई बड़े अभिनेता या फिर लोगों के द्वारा सबसे अंतिम में उनको संबोधित, उनको उसके साथ ही साथ प्राइज भी दिया जाता है और नाम तो होता ही होता है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी है। उसके साथ ही साथ हेल्दी एंड पीसफुल इन्वायरमेंट। अब ये जो बात है इस पे कुछ कहें कि सर ऐसा तो हमको कभी कहीं पेपर में नहीं सुनने को मिलता है कि बीएचयू में हेल्दी और पीसफुल इन्वायरमेंट भी है। तो बाबू ऐसा है कि तुलसीदास जी की एक पंक्ति है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावना के साथ प्रभु की मूर्ति को देखता है प्रभु उनको ऐसे ही दिखाई देते हैं। जो जिस भावना के साथ इस कैंपस में, इस महामना के तपोस्थली में, इस कर्म भूमि पे, इस बनारस की पवित्र धरती पे आता है, वो बनारस की पवित्र धरती उसको उसी रूप से बना के वापस भेजती है या फिर अपने पास ही रख लेती है। तो यूनिवर्सिटी भी ऐसा है, आप अगर पढ़ने के उद्देश्य से आ रहे हैं तो इतनी फैकल्टीज, इतनी फैसिलिटीज जिनको मिलेगी वो बच्चा पढ़ने में माहिर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य कुछ और है तो आप जिस उद्देश्य के साथ आएंगे उस उद्देश्य में आप आगे बढ़ जाएंगे। किसी के मन के ऊपर तो कोई कंट्रोल है नहीं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियरली बता दूं कि आप जिस एज में यहां पे एडमिशन लेंगे वो कोई साधारण बच्चों का एज है नहीं। अब आप एक मैच्योर एज में यहां पे एडमिशन लेने वाले हैं, तो यूनिवर्सिटी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप अपने स्वास्थ्य का, अपने मन का, अपने गतिविधियों का, अपने क्रियाकलाप का खुद ध्यान रखें। आप यूनिवर्सिटी से सुविधाएं प्राप्त करके अपने जीवन को और उज्जवल बनाएं। अगर आपके मन में ये बातें चल रही हैं कि हमारा अगर बीएचयू में एडमिशन हो गया, अगर हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हो गए तब तो हमारा लाइफ बन गया, बात आपकी सही भी हो सकती है लेकिन गलत भी हो सकती है। कैसे? क्योंकि यहां आने के बाद फर्स्ट ईयर में तो बच्चा अगर कोई गरीबी से आता है, कई तरह के दुख अभाव झेलते हुए आता है, तो यहाँ की सुविधाओं में वह खोने लगता है
और उस खोने के पश्चात क्या होता है, उस खोने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो लक्ष्य वो लेके अगर आता है, चाहे वो आईएएस बनना हो, चाहे वो साइंटिस्ट बनना हो, चाहे वो रिसर्चर बनना हो, वो इसके धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर बढ़ जाता है। और जो बीएचयू है वह लाख चाह के भी, सभी सुविधाएं हैं, अपना सुविधा में वो कमी नहीं करेगा, लेकिन आप जो लगातार पतन की ओर बढ़ जाते हैं उसका कोई समाधान नहीं होता है। तो आपका अगर बीएचयू में एडमिशन हो जाए तो सबसे पहले तो आप अपने अपने इष्ट का, अपने अपने माता पिता का, अपने अपने परमात्मा का पहले तो धन्यवाद दीजिए कि आपको एक ऐसे जगह पे भेजा गया है जहां से आप अपना सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जहां पे एडमिशन ले रहे हैं वहां पे हर तरह के लोग आपको मिलने वाले हैं। कुछ लोग मिलेंगे कि अच्छा चलो 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 आते हैं जरा सा चाय पी के, चलो आते हैं जरा सा घाट घूम के, चलो आते हैं जरा सा एक्सप्लोर करके। तो इस ज़्यादा एक्सप्लोरेशन में आपका क्या हो जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा। वही अगर जो अपने आप को सीमित रखते हुए, सब कुछ से सीखते हुए बीएचयू में अपने आप को बनाए रखेगा, वह भविष्य में कहीं ना कहीं अच्छे स्थान को जरूर प्राप्त करेगा। इतनी तो मैं अपने अनुभव और इस इन्वायरमेंट, इस महामना के तपोस्थली के गुण के आधार पर कह सकता हूँ कि आपका एक सुनहरा भविष्य होगा। तो हम आशा करते हैं कि जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा वह बीएचयू में आए, यहाँ पे आने के बाद इस तपोस्थली को प्रणाम करें और उसके बाद अपने जीवन के लिए एक नए लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ें। जितना सुविधा बीएचयू आपको दे रहा है उन सभी सुविधाओं का आप इस्तेमाल करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। अब आपको और क्या जानकारी बीएचयू से संबंधित चाहिए थी वो भी थोड़ा सा हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक बात जो हम शायद बताना आपके दिमाग से निकल गया, ये प्लेसमेंट का बहुत सारा था कि सर यहाँ प्लेसमेंट, तो एक बात जान लो बाबू, ग्रेजुएशन के कोर्स के बाद बहुत ज़्यादा हद तक बीएचयू में कोई बहुत बड़ा प्लेसमेंट नहीं होता है। ये हम कह सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर का जो स्पेशल कोर्सेस हैं वहाँ पे संभावनाएं रहती हैं। अगर आप बीए आर्ट्स की बात करें तो उसमें कुछ लैंग्वेज जैसे जर्मन हो गया लैंग्वेज, या फिर रशियन, या फिर इटालियन, ये सब लैंग्वेज में आफ्टर पीजी भी प्लेसमेंट्स हैं। यूजी पे भी कुछ कुछ कंपनियां जो हैं आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकती है। लेकिन डायरेक्ट प्लेसमेंट की बात करें तो यूजी क्या है, आपके बेस तैयार करने का एक सब्जेक्ट है, एक कोर्स है। तो आपका बेस तैयार होगा और उसके बाद आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए तो आज इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। आपके मन में कुछ और परेशानी होगी, कुछ और क्वेरी होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि क्या आपका सपना है बीएचयू आने का, क्या आप आना चाहते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।